सभी का स्वागत है आपके अपने इस वैज्ञानिक चैनल में। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज आपको समझना है और सीखना है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या है। क्लासेस एक्चुअली कई दिनों से पोस्टपोन्ड हो रही थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि क्लासेस जो है लगातार बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लासेस क्यों जो है ऑफ चल रही है, नहीं हो रही है। तो कुछ परेशानियां थी, बीच बीच में सर्कमस्टांसेज आ जा रहे हैं, इस वजह से जो है क्लासेस ऑफ करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, आगे आज आप सब लोग समझेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, उसका क्या क्या फंक्शन है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नई क्लास और नई वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट है ना। तो मेमोरी को क्या करता है, ये मैनेज करता है। पहला जो इसका फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, ये मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, तो चलिए आइए बात करते हैं कि कैसे मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्राइमरी मेमोरी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, उसको सबसे पहले जो है क्या करता है, मैनेज करता है। इट एलोकेट्स द मेमोरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोसेस। इट मैनेज फर्स्ट मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी of computer system. It allocates memory to a process it allocates memory on the request of a process। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, बेसिकली मेमोरी को मैनेज करता है। एक बार साउंड चेक कर लेंगे कि साउंड क्लियर है, स्पष्ट है या नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या है इसका, ये जो है एलोकेट करता है मेमोरी प्रोसेस के रिक्वेस्ट पर। प्रोसेस के रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी क्या करता है, एलोकेट करता है, जो कि क्या करेगा, वो प्रोसेस रन करेगा, ठीक है। तो सेशन को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या है, मेमोरी को मैनेज करना। तो जब ये प्रोसेस को एलोकेट करेगा मेमोरी उस प्रोसेस के रिक्वेस्ट पे, और जैसे ही वो प्रोसेस को एलोकेट करेगा मेमोरी उस प्रोसेस के रिक्वेस्ट पे, और जैसे ही वो प्रोसेस रन हो जाएगा, जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाएगा, फिर से जो वो मेमोरी है रन हो जाएगा। जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाएगा, फिर से जो वो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। इट ऑल्सो कीप a check at
पर्टिकुलर टाइम, और फिर इसके बाद क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि वो मेमोरी जो मैंने उसको दिया है उसको कितना मेमोरी चाहिए और क्या वो मेमोरी फ्री हो गया है या अभी भी प्रोसेस में है। इन द केस ऑफ मल्टी यूजर सिस्टम, अब बात आ रही है कि यदि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इट डिसाइड्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, डिसाइड करेगा किस यूजर को पहले जो है कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना किस प्रोसेस को कितना मेमोरी किस सिस्टम को पहले एलोकेट करना है, ठीक है। और जिस प्रोसेस को जितना मेमोरी चाहिए एलोकेट, उस प्रोसेस को मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी हर एक यूज़र को एलोकेट करेगा। तो दूसरा पार्ट है इसका, सेकेंड पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है फंक्शन का, वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट। दूसरा क्या है इसका, प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या करता है भाई, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा जो काम है आपका, वो प्रोसेस को भी मैनेज करता है। इट ऑल्सो टेक केयर्स ऑफ प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भी देखभाल करता है भाई, तो यह प्रोसेसर का भी देखभाल करता है। अब भाई इसमें देखभाल में क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर भी एलोकेट करता है यूजर्स के लिए कि भैया आप इतने देर तक ही प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं इट एलोकेट्स प्रोसेसर टू द यूजर। जैसे आप मेला में जाते हैं तो क्या होता है, अगर मेला काफ़ी दूर में फैला हुआ है तो वहाँ पर साइकिल जो है आपको अवेलेबल होती है भाड़े पर, ठीक है। बोलेगा अगर आप साइकिल ले जाएंगे तो 1 घंटे का चार्ज 5 रुपये है या 10 रुपये, जो भी अमाउंट है। अब उस साइकिल से आप मेला में जितना दूर घूमिए, बस कंडीशन एक घंटा पे, हर 1 घंटे पे आपका चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से कहता है कि प्रोसेसर मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रोल है, ये प्रोसेसर को भी क्या करता है, मैनेज करता है, और हर यूजर को उसकी जरूरत के अनुसार प्रोसेसर को एलोकेट करता है विद इंटरवल विद पैसेज ऑफ टाइम। It allocates the processor time to different users and then when needed in such a case जब जिस यूजर को जैसे जरूरत पड़ती है उसके अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को उसको एलोकेट करता है। जैसे एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे 10 यूजर्स बैठे हैं, किसी को प्रिंट करना है, किसी को प्ले करना है सॉन्ग, किसी को ड्राइंग करना है, किसी को कोडिंग करनी है। तो जब कोडिंग करने वाले को पहले ज़रूरत है तो कोडिंग करने वाले को प्रोसेसर अलॉट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अब कुछ समय के बाद ज़रूरत आई कि भाई प्रिंट करने वाले को क्या करना है, भाई प्रिंट करना है, तो प्रोसेसर को एक टाइम अलॉट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि आपको इतना समय के लिए प्रिंटिंग वर्क करना है और फिर उसके बाद से फ्री हो जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में, तो तीसरा काम है इसका आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, मित्रों तक शेयर करिए, क्लासमेट तक शेयर करिए, ताकि वो लोग भी सीख सकें जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और जागृत नहीं हैं।
ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है इसका वो है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला है इसका नंबर 3, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट या डिवाइस को भी क्या करता है, मैनेज करता है। गुड इवनिंग जागृति, कैसे हो? सब बढ़िया। अब कहता है कि भाई यह क्या करता है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ all the devices attached to computer system। तो उन सभी डिवाइसों का देखभाल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। It also allocates devices in such a way that each can use efficiently, मतलब आसानी से इसे यूज़ किया जा सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार से डिवाइस को मैनेज करता है ताकि जो भी व्यक्ति उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है या मल्टी यूज़र जो यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो आसानी से उस डिवाइस को उपलब्ध कराता है उस व्यक्ति तक ताकि उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके। ठीक है, अगला है फाइल मैनेजमेंट। नंबर 4 जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वर्क है इसका जो है ना, फंक्शन जो है वो है फाइल मैनेजमेंट का। फाइल को क्या करता है, मैनेज करता है। कैसे, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए फाइल दो तरह की होती है, बेसिकली बात कर लेते हैं फाइल के बारे में। तो फाइल बेसिकली दो तरीके की होती है, एक टेक्स्ट फाइल होता है और एक बाइनरी फाइल होती है। फाइल कितने तरह की होती है, बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होता है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। तो टेक्स्ट फाइल ऑलवेज किस में होता है, टेक्स्ट फाइल हमेशा किस में होता है, ASCII कोड बेस्ड होता है। ठीक है, और बाइनरी फाइल हमेशा 0 और 1 बेस्ड होता है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ रहे हैं वो फाइल को भी मैनेज करता है। ठीक है, कैसे मैनेज करता है, तो आइए देखते हैं। Writing and retrieving the information, writing and retrieving the information, राइटिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन, मतलब यदि आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं सिस्टम के अंदर, या फिर
इंफॉर्मेशन जो सिस्टम के अंदर है उसको आप एक्सेस कर रहे हैं। कहाँ से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। राइटिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम secondary storage device is काम है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम। रिट्राइविंग मतलब होता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और इंफॉर्मेशन को फिर उसमें रख देना, ठीक है। तो रिट्राइविंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को गेन करना और इंफॉर्मेशन को अगेन उसमें सेव कर देना, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, किसका काम है ये? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इंफॉर्मेशन को मतलब कह रहा है कि राइटिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका फंक्शन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन को राइट करना। कहाँ से? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। किसका काम है, किसका फंक्शन है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। अब इसके साथ साथ इसको स्नैपशॉट लेना है, स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के बारे में। उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड वन, दैट इज़ डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्रोसेसिंग प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम कैसे प्रोसेसिंग होती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपके मन में, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप अपना आंसर एक्सेस कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रोसेसिंग प्रोग्राम के ऊपर। प्रोसेसिंग प्रोग्राम प्रोसेसिंग प्रोग्राम बेसिकली है क्या? इट इज़ अ प्रोग्राम, या कह सकते हैं यह एक सेट प्रोग्राम है दैट टेक केयर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। क्या है बेसिकली? इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट take care of takes care of application programs running on कंप्यूटर सिस्टम। जो की देखभाल करता है, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की देखभाल करता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर रन करता है। कौन? प्रोसेसिंग प्रोग्राम।
यह क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की देखभाल करता है। और ये सारे प्रोग्राम काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम। These all work under the supervision of कंट्रोल प्रोग्राम। सारे किसके सुपरविजन में काम करते हैं? कंट्रोल प्रोग्राम के सुपरविजन में सारे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दीज, तो इसी क्रम में आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जो उसका पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और ये बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो पहला है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सो दीज आर सिस्टम प्रोग्राम्स, दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली क्या है ये? बेसिकली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं that are written or developed in such a way that they can translate high level प्रोग्राम, और प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक, तो बेसिकली ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं, जिनकी मदद से, है ना, या जिनको एक लिखा जाता है, डेवलप किया जाता है ना, उस प्रकार से या इस तरीके से लिखा जाता है, इनको डेवलप किया जाता है, इन सॉफ्टवेयर्स को, इन प्रोग्राम्स को, ट्रांसलेटर्स को बेसिकली, कि ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को जो है बदल सकते हैं किसमें? मशीन भाषा में, यानी मशीन कोड में। सम ऑफ देम आर, कुछ है, चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से हैं, इनके कुछ उदाहरण है। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है भाई? तो उदाहरण के तौर पे भी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि आप यूपी के रहने वाले हैं और आपको मौका मिला विजिट करने का, भ्रमण करने का दूसरा राज्य, लाइक तमिलनाडु या फिर उड़ीसा या फिर बंगाल, तो आप वहाँ विजिट करते हैं। सपोज करिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी आती है और भोजपुरी आती है और कोई दूसरी भाषा नहीं आती है। जब वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों से बात करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सपोज आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदना चाहते हैं या किसी से आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। और यद्यपि आप उसकी भाषा नहीं जानते हैं तो इसलिए आपको एक ट्रांसलेटर खोजना पड़ेगा, एक ऐसा व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो उसकी भाषा भी जानता हो और आपकी भाषा भी जानता हो, तो आप दोनों की
बात करा सके, तो यही काम यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं। बेसिकली जो कुछ भी हम कंप्यूटर में लिखते हैं, स्टोर करते हैं, टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को समझता है, दैट इज 0 एंड 1। इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और आप लिखते हैं इंग्लिश भाषा में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको इंग्लिश समझ में तो आएगी नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से, किसी न किसी टेक्निक से ये बताना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा है या मैं क्या इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ या सिस्टम को दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके प्रोग्राम को, मशीन को समझा सके कि आप ये उसको आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेटर कहा जाता है। और चूंकि बेसिकली लैंग्वेज की बात हो रही है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाए गए हैं। तो उसमें पहला है कंपाइलर, इससे पहले एक और है, उसको कहते हैं असेंबलर, उसके बाद कंपाइलर, उसके बाद इंटरप्रेटर। तो ये कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जिनका प्रयोग किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए, इसमें मशीन लैंग्वेज में। अब आइए बात करते हैं इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चूंकि ट्रांसलेट करने से पहले प्रोग्राम को कहीं ना कहीं मेमोरी में रखा जाता है, लोड किया जाता है, तो उसको कौन लोड करता है, और फिर उसको फिर उस प्रोग्राम को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है अलग अलग मॉड्यूल्स को, है ना, एक साथ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले लिंकर के बारे में। लिंकर भी किसका पार्ट है, तो ये प्रोसेसिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है, ठीक है। तो आइए, बेसिकली क्या है, अ प्रोग्राम दैट लिंक्स द सेपरेटली ट्रांसलेटेड मॉड्यूल। ध्यान दीजिए, एक प्रोग्राम है ये भी, अ प्रोग्राम दैट लिंक्स। अब कहता है कि एक प्रोग्राम जो लिंक करता है अलग अलग ट्रांसलेट किए गए मॉड्यूल को सेपरेटली a program that links separately translated modules अलग अलग मॉड्यूल्स को क्या करता है, जोड़ता है, लिंक करता है from an absolute module, absolute module to be run in a unit,
एज यूनिट। समझने का प्रयास करेंगे एक बार कंसंट्रेशन से कि क्या है लिंकर, कैसे काम करता है बेसिकली। तो लिंकर क्या है? लिंकर एक प्रकार का प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है किसको? प्रोग्राम को। कैसे प्रोग्राम को? तो आइए बात करते हैं। अ प्रोग्राम दैट लिंक्स, ये क्या करता है? जोड़ता है अलग अलग ट्रांसलेट किए गए मॉड्यूल्स को। कहाँ से? एब्सोल्यूट मॉड्यूल टू बी रन एज अ यूनिट। मतलब अलग अलग जितने भी मॉड्यूल्स के प्रोग्राम थे जो अलग अलग ट्रांसलेट हुए हैं, उन सबको क्या करता है? ये लिंक्स करता है, जोड़ता है एक साथ, ताकि सभी मॉड्यूल एक यूनिट में होकर के क्या करें? रन करें और यूज हो। अब लिंक होने के बाद क्या होता है? लोड होता है। तो ये काम किसका है? लोडर का है। आइए बात कर लेते हैं लोडर के बारे में भी कि लोडर का क्या काम है और लोडर कैसे काम करता है। ये सारे प्रोसेसिंग प्रोग्राम के पार्ट हैं, ठीक है, सबका अलग अलग भाग है। अ प्रोग्राम दैट लोड्स द एब्सोल्यूट, ए प्रोग्राम दैट लोड्स द एब्सोल्यूट load module into the main memory. Load module into the main memory called loader। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो लोड करता है एब्सोल्यूट मॉड्यूल को, लोड मॉड्यूल को, ठीक है, किस में? मेन मेमोरी में। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोडर कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग, तो लोडर हो गया, लिंकर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपाइलर के बारे में, ठीक है। आइए तो बात करते हैं हम लोग कंपाइलर के बारे में। लोड हो गया, लिंक हो गया, तो अब क्या बाकी है? उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज। तो कौन करेगा? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करेगा। अब बात करते हैं कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर बेसिकली इट इज ए ट्रांसलेटर। क्या है? यह एक ट्रांसलेटर है दैट ट्रांसलेट, इसको आप कन्वर्ट भी कह सकते हैं। कन्वर्ट एक स्पेशल टाइप के प्रोग्राम को, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स while चेकिंग। इसमें एक लाइन जुट रही है, एक सेंटेंस, छोटे से दो चार वर्ड जुट रहे हैं इसमें। while चेकिंग प्रोग्राम एरर इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम। चलिए आइए समझते हैं इसको कि कंपाइलर क्या है और कैसे काम करता है। ये बेसिकली कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और काम क्या है इसका? इट इज अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट, या फिर कन्वर्ट कह सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स
को किस में कन्वर्ट करता है, ये मशीन लैंग्वेज में। बट इससे पहले क्या काम करता है, इससे पहले ये चेक करता है कि कहीं भी प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई त्रुटि होती है, कोई एरर होता है, तो पहले वो इंडिकेट करता है कि इस लाइन पर, इस जगह पर वो एरर है, पहले उसको फिक्स करिए फिर आगे बढ़ेंगे। और ख़ास बात ये है कि यह ट्रांसलेटर जो है पूरे प्रोग्राम को, यदि आपका प्रोग्राम 20 लाइन का है तो वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करता है, कंपाइल करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, और उसमें कहीं वो त्रुटि उसको मिलती है, एरर मिलता है, तो वो फिर इंडिकेट करता है इस लाइन नंबर पर ये एरर है, आप पहले इसको फिक्स आउट करिए, फिर मैं कन्वर्ट करूंगा इसको ऑब्जेक्ट बाइट कोड में, यानी मशीन कोड में बेसिकली। तो यह पहले क्या करता है, एरर को चेक करता है और फिर कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में, यानी पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ये चेक करता है कि कहीं एरर तो नहीं है। अगर कहीं एरर है तो उसको दिखाएगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बात करेंगे, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंपाइलर समझ में आ गया है तो आप मुझे आंसर कमेंट में देंगे, हाँ सर समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, कंपाइलर क्या है। बेसिकली कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट बाइट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में, और एक ही बार में कन्वर्ट करता है। और इसके साथ साथ वो एरर भी चेक करता है कि यदि कहीं किसी भी लाइन पर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई त्रुटि है, वो इंडिकेट करेगा कि हाँ इस लाइन में आपका एरर है, मिस्टेक है, और फिर आप पहले उसको करेक्ट करिए, फिर मैं आगे पूरे को एक बार कन्वर्ट करूँगा मशीन लैंग्वेज में। यहाँ तक आशा करता हूँ क्लियर है, स्पष्ट है, समझ में आ गया है। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ करके सीख सके, समझ सके कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं अगले लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ, जो कि है आपके सामने इंटरप्रेटर। तो आइए बात करते हैं इंटरप्रेटर के ऊपर। सेशन कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो हमारे लिए मोटिवेशन आपकी लाइक्स, आपके शेयर हैं, और अपनी राय, अपनी सुझाव देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करते रहिए इस चैनल को। यही हमारे लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन है। आइए बात करते हैं इंटरप्रेटर के ऊपर। इंटरप्रेटर तो यह भी क्या है? इट इज ऑल्सो ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह भी क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर। कैसा ट्रांसलेटर है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब वही हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इट ऑल्सो ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम into machine language line by line while checking an error। इसका भी वही काम है जो कंपाइलर का काम था, या कंपाइलर का काम है, बट द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कंपाइलर checks the whole programs at a time, but the interpreter
चेक्स 1 by 1 लाइन एट ए टाइम, यानी कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक करता था, लेकिन इंटरप्रेटर हर लाइन को चेक करता है। और एक बार में यदि कंपाइलर 1 मिनट में पूरे प्रोग्राम को चेक कर देता है, तो इंटरप्रेटर अगर 1 मिनट समय लेता है चेक करने के लिए एक लाइन को, तो वो एक लाइन पूरा अच्छे तरीके से उसको चेक करेगा और देखेगा कि अगर इसमें कहीं एरर है तो उसी लाइन पर रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, और ये बताएगा कि भैया पहले इस लाइन को सही करिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि कंपाइलर एक ही लाइन में एक ही मिनट में पूरे प्रोग्राम को चेक कर लेता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है और एरर फ्री करने के लिए आपको इंडिकेट करता है। इफ द एरर विल फाइंड बाय द interpreter, it will indicate the line, and when you recorrect it, finalize it, then it process to the next line। तो सिंपल सी बात है, इंटरप्रेटर क्या है, यह भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इसका भी काम वही है जो कंपाइलर करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और एरर साथ साथ चेक करता है और कन्वर्ट करते जाता है, और कंपाइलर एक ही बार में करता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कुछ समझ सके और अपना बेसिक मजबूत कर सकें। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नई क्लास में, और अब क्लासेस जो है रेगुलर चलेंगी, अब क्लासेस जो है मिस नहीं होंगी, है ना, बंक नहीं होंगी, तो ये वादा है आपसे। फिर कैसा लगा क्लास, ज़रूर अपनी राय, अपना विचार शेयर करें, बताएं, और मिलते हैं इसी वादा के साथ कल। लेकिन कल की क्लास में एक और ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी लेक्चर थोड़ी ज़्यादा होने वाली है ना, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में हम लोग घुसने वाले हैं कल, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहले से इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि कल की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे, थैंक यू, सी यू टुमारो।